इस मौका पर मैं अपना हिसाब बेबाक कर लेना चाहता था, बल्कि वो तो दिफाई पोजीशन में थी। मैं सारी रात जागता रहा, आप आए ही नहीं। मैंने शिकायत भरे लहजे में कहा, क्या मतलब? डॉक्टर सनम ने आवाज बागता होकर कहा, मतलब ये है कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। आपने शरबत पे गुलाब का डोज नहीं दिया था ना आज। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर वाकई गुलाबी रंगत झलक उठी, लेकिन उसने फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया। उसने तैश भरे अंदाज में संगे मरमर का एक पेपर वेट उठा लिया। आप जाते हो या तुम्हारा सर फोड़ूं? फाड़ दीजिए, फिर पट्टी भी तो आप ही को करनी होगी। मुझे यकीन है कि आप मेरे कल्ब को तकवीयत पहुंचाने के लिए एक जाम शरबत गुलाब जरूर पिलाएंगी। सर हाजिर है, संग बारी कीजिए। सच्ची बड़ा दिल चाह रहा है इस वक्त संसार होने का, लेकिन शर्त यह है कि पहले वो हद अबूर कर जाऊं जिसके बाद मैं इस सजा का हकवार हो जाऊंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसने दांत पीसते हुए कहा। इसके साथ उसने वो पेपर वेट मेरी तरफ उछाल दिया। वो पेपर वेट मैंने रास्ते ही में उचक लिया। अजीब डॉक्टर नहीं है आप भी। पहले तो मरीज को एक दवा की लत लगा दी, अब वो इस दवा की तलब करता है तो आप पत्थरों से इसकी तवाज़े करती हैं। या ये हमें आपसे इलाज नहीं करवाना? तुम्हें दिमागी इलाज की जरूरत है। तुम किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, बल्कि तुम्हारा मर्ज लाइलाज हो चुका है। अब तुम्हारी आखिरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ पागल खाना है। मुझे लगा कि वो सचमुच तैश में आ जाएगी। मैंने इस वक्त इतनी ही डोज काफी समझी और मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल आया। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे खाली रिक्शा मिल गया। मैंने उसे अपनी मंजिल का पता बताया। अगले ही लम्हे वो खाली सड़क पर फराटे भरने लगा। कमेटी की गोल मार्केट के करीब अपने मतलूबा मेडिकल स्टोर के सामने रिक्शा रुकवा कर मैं रिक्शे से उतर गया। मुझे इस वक्त भी वही बारिश नौजवान काउंटर के पीछे खड़ा नजर आया। इसने नहायत खुश इखलाकी से मेरा खैर मकदम किया। मैंने डॉक्टर सनम की दी हुई पर्ची उसके हाथ में थमा दी। एक सरसरी सी नजर पर्ची पर डालते ही वो बुरी तरह चौंक उठा। आपको डॉक्टर सनम ने भेजा है? हाँ जी, आप सही समझे। वो मेरा मतलब वो ठीक तो है ना? मेरा मतलब है आप। मैं इनके यहाँ मेहमान आया हुआ हूँ। वो एक मरीजा के मुआयने में मसरूफ थी। इन्होंने मुझे दवा लाने के लिए भेज दिया। मैंने नरम लहजे में कहा, ओहो आप डॉक्टर सनम साहिबा के मेहमान हैं, फिर तो आप मेरे भी मेहमान हैं। उसे पुरजोश लहजे में कहा। उसे मेरा हाथ एक मरतबा फिर अपने हाथों में थाम लिया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप यहाँ मेरे साथ आकर बैठे। उसने अपने पास पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैंने बहुत कहा कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन इसके पुरजोर इसरार के सामने मेरी एक न चल सकी। मुझे काउंटर के हक्म में जाकर इसके साथ बैठना पड़ा। दरअसल मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ से अक्सर परेशान रहता हूँ। वो शहर के दूर उफ्तादा और अलग थलग गोशे में बिल्कुल तन्हा रहती है। अगर खुदा न खास्ता आप इनकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें जवाद साहब। वो एक बेहद बाहिम्मत और हौसलामंद खातून है। कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना दिफा करना बखूबी जानती है। मैंने बेहद पुरएतमाद लहजे में कहा, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी। अच्छा ये बताएं आपका इसमें करामी क्या है और आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैंने उसे अपने फर्जी नाम और दीगर क्वाइफ से आगाह कर दिया। कुछ देर तक हम आपस में बातें करते रहे। मैंने अंदाजा लगाया कि डॉक्टर सनम का कहना बिल्कुल सही है। ये खुश शक्ल और खुश गुफ्तार नौजवान वाकई दुश्मनों को भी अपनी शरीक कलामी की वजह से दोस्त बनाने की सलाहियत रखता है। मेरे इनकार के बावजूद उसने मुझे बेहद उम्दा चाय पिलाई। इस दौरान में उसके लबों से मुसलसल फूल झड़ते रहे। मैंने अंदाजा लगाया कि इस नौजवान का मुशाहिदा और मुतालिया बेहद वसीक है। यकलख्त मेरे जहन में एक सवाल उभरा। ये तो बताएं जवाद भाई, डॉक्टर सनम साहिबा ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरा सवाल सुनकर जवाद के चेहरे पर हुस्न मलाल की हल्की सी झलक नुमाया हुई। फिर उसने धीमे लहजे में कहा, यह इनकी जिंदगी की बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। इस ट्रेजिडी का सबसे तकलीफ दे पहलू यह है कि इसका अहम किरदार मेरा बड़ा भाई फराज भी है। आप बुरा ना महसूस करें तो मुझे इस दाने की तफसील से आगाह कर दें। दरअसल मुझे डॉक्टर सनम की शख्सियत ने बहुत मुतासर किया है। हाँ, मुझे साहनी की तफसील बताने में कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि साहनी की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ किस्मत है। आपको शायद इल्म ना हो कि डॉक्टर सनम साहिबा और मेरे भाई फराज निश्तर मेडिकल कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। वक्त गुजरने के साथ इन दोनों में मोहब्बत के आफाकी जज्बे की बुनियाद पड़ गई। इन दोनों ने अहद किया कि जिंदगी का सफर एक साथ तय करेंगे। डॉक्टर सनम साहिबा का ताल्लुक एक मुतवस्सित और मुख्तसर घराने से था। इनके घर में इनके वालिदैन के अलावा कोई और फर्द नहीं था। हमारे घर के लोगों को फराज भाई और सनम साहिबा के मामले का बगौर इल्म था और हमें उनकी बाहिमी शादी पर कोई एतराज़ भी नहीं था। डॉक्टर सनम साहिबा के वालिदैन ज़ात, बरादरी वगैरह किस्म के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, लेकिन डॉक्टर सनम साहिबा की मोहब्बत से मजबूर होकर उन्हें भी इस रिश्ते के लिए राज़ी होना पड़ा। फराज भाई और सनम साहिबा जब मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंचे तो बड़ी धूमधाम से इनकी मंगनी कर दी गई। शादी के लिए 2 साल बाद का वक्त रखा गया। इन दोनों ने बहुस्न खूबी डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया। जब इन्हें हाउस जॉब करते हुए 1 साल हो गया तो दोनों घरानों के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब वो वक्त आन पहुंचा है कि इन दोनों की शादी कर दी जाए।
लेकिन इन दोनों ने इसरार किया कि वो हाउस जॉब मुकम्मल होने से पहले शादी नहीं करेंगे। खैर खासी बहस व तमहीज के बाद हमें इनकी बात मानना पड़ी। हाउस जॉब के आखिरी महीनों में दोनों घरानों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। इस मरतबा इन दोनों ने कोई एतराज नहीं किया। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी रहीं। इन दोनों की हाउस जॉब मुकम्मल होते ही इनकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। वो दोनों बेहद खुश थे। हम लोगों में रवायती पर्दे वगैरह का तो कोई चक्कर था ही नहीं। वो दोनों हस्बे मामूल बाकायदगी से मुलाकातें करते। इन दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी शादी का लिबास अपनी पसंद से खरीद कर लाएंगे। शादी से एक हफ्ता पहले वो दोनों लाहौर रवाना हो गए ताकि अपनी शादी के लिबास खरीद सकें। लाहौर पहुंचने के बाद वो लोग सीधे अनारकली पहुंच गए। फराज भाई ने अपने लिए सूट खरीद लिया था। सनम साहिबा अपने लिए लिबास तलाश कर रही थी कि अचानक इनकी तबीयत खराब होगी। इनके पेट में शदीद दर्द उठा। फराज भाई इन्हें फौरन म्यू अस्पताल ले गए। सनम साहिबा 2 दिन अस्पताल रहीं। इनके पेट का दर्द सही हो गया, लेकिन वहीं एक ऐसा भयानक इंकिशाफ हुआ जिसने इस खुश व खुरम जोड़े की उम्मीदों के चमन को आग लगा दी। मुख्तलिफ डॉक्टरी मुआयनों के नतीजे में साबित हो गया कि सनम साहिबा मां बनने की सलाहियत से महरूम है। यह मनहूस खबर इन दोनों पर बिजली बनकर गिरी। चंद एक मजीद टेस्टों ने तस्दीक कर दी कि सनम साहिबा जिंदगी भर मां नहीं बन सकेंगी। डॉक्टर सनम को अस्पताल से रुखसत कर दिया गया, लेकिन इन चंद दिनों में सब कुछ बदल गया। फराज भाई ने सनम साहिबा से इल्तिजा की कि इस मनहूस खबर से तमाम लोगों को बेखबर रखा जाए और प्रोग्राम के मुताबिक शादी होने दी जाए, लेकिन सनम साहिबा ने इनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि इस मनहूस इंकिशाफ के बाद वो किसी कीमत पर फराज से शादी नहीं कर सकती। इनका कहना था कि वो फराज को मुसरतों और खुशियों से भरपूर जिंदगी की फराहमी के लिए इनसे शादी कर रही थी, न कि इनकी जिंदगी को ब्याबो गया सहरा बनाने के लिए। ये जानने के बावजूद कि मैं अपने शौहर को कभी औलाद नहीं दे सकती, शादी करना बदतरीन खुदगर्जी है। मोहब्बत राहतें निछावर करती है, महरूमियां नहीं। फराज एक सेहतमंद और जिंदगी से भरपूर नौजवान है। सिर्फ मोहब्बत की जंजीरों में कैद करके इसकी जिंदगी तबाह करना किसी तरह भी सही नहीं है। फराज भाई ने इन्हें हर तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ना चली। सनम साहिबा ने इन्हें अपनी जिंदगी की कसम दे दी है। हर तरह की कोशिश नाकाम हो जाने के बाद फराज भाई बिल्कुल मायूस हो गए। इन्होंने कोशिश की कि सनम साहिबा वापस घर चलें, लेकिन सनम साहिबा ने फिलहाल अपने घर जाने से भी इनकार कर दिया। इन्हें खदशा था कि इनके वालिदैन और दीगर लोग शादी के लिए दबाव डालेंगे। वो लाहौर में अपनी एक सहेली के घर पर ठहर गईं, जबकि फराज भाई बेनीलो मराम घर वापस लौट आए। इनकी जुबान से तमाम वाकयात सुनकर तमाम लोग सन्नाटे में रह गए। शादी की तैयारियों में मगन दोनों घरों में कोहराम मच गया। खासतौर से डॉक्टर सनम के वालिदैन की हालत तो बहुत खराब थी। इस दौरे सदमे ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी। इन्होंने लाहौर जाकर डॉक्टर सनम का फैसला तब्दील कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सनम साहिबा 6 माह तक लाहौर में मुकीम रहीं। इस दौरान में फराज भाई की हालत पागलों की सी हो गई। हम लोगों ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद इन्हें जिंदगी में दिलचस्पी लेने पर मजबूर किया, लेकिन अब इनके लिए शहर में इस मुल्क में रहना मुमकिन नहीं रहा था, जहां वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती सरमाए को खो बैठे थे। कुछ अरसे की जिद्दोजहद के बाद वो अमेरिका चले गए। इसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। इन्हें ग्रीन कार्ड मिल चुका है। वहां पर एक पाकिस्तानी खानदान में इन्होंने शादी कर ली। मेरे वालिदैन को वो कई बार मुलाकात के लिए अमेरिका बुलवा चुके हैं। मैं भी 2 मरतबा इनके पास अमेरिका जा चुका हूं, लेकिन वो खुद कभी वापस नहीं आए और ना ही कभी आएंगे। मुझे यकीन है वो आज भी सनम साहिबा का सामना नहीं कर सकेंगे। इन्होंने बड़ी मुश्किल से जिस चिंगारी को राख में तबाया है, उसे दोबारा हवा देने की जुर्रत नहीं कर सकते। शायद इसी में बेहतरी भी है। मुझे यकीन है यही कैफियत डॉक्टर सनम की भी है। वो भी फराज भाई को भूल नहीं पाई हैं, लेकिन वो कुशादा दिल औरत गमों, तमाम यादों और तमाम हवालों को अपने सीने की कब्रिस्तान में दफन कर चुकी है। वो आज भी हंसती है और खूब हंसती है। इसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसका दिल किस कदर छलनी है। तुम सही कह रहे हो जवाद। डॉक्टर सनम साहिबा वाकई चट्टान जैसा हौसला रखती हैं। इस दास्तान को सुनकर मेरे दिल में उनकी इज्जत मजीद बढ़ गई है। एहसार, कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत की ऐसी मिसालें बहुत कम देखने में आती हैं। मैंने अपने दिली जज्बात की तर्जुमानी की। जवाद ने नहायत पुरतपाक अंदाज में मुझे रुखसत किया। उसने मुझे अपना रहायशी पता बताया और नहायत इसरार से फरमाइश की कि चंद दिन उसके घर बतौर मेहमान रहूं। मैंने उसकी फरमाइश की तकमील के लिए हर मुमकिन कोशिश का वादा किया और अपनी मतलूबा अदवायात लेकर चल पड़ा। तमाम रास्ते मेरा जहन डॉक्टर सनम के मुतालिक सोचता रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जवाद ने मुझे जो कुछ बताया है वो सच है। घर का गेट खोलने के लिए डॉक्टर सनम खुद आई। आ गए तुम? उसने खुशी से चहकते हुए लहजा में कहा। मैं सनसनाते दिमाग के साथ उसकी शक्ल देखता रह गया। क्या ये वही औरत है जिसकी दास्तान अलम जवाद ने मुझे सुनाई? इस बेसाख्ता हंसी के अक्कम में रंजो गम के कौन कौन से तूफान पोशीदा नहीं थे। मेरी महवियत देखकर वो चौंक पड़ी। अरे सरकार, क्या आंखें फाड़ कर देख रहे हो मुझे? क्या इससे पहले कभी नहीं देखा तुमने? हाँ डॉक्टर साहिबा, मैं पहली बार आपको आंखें खोल कर देख रहा हूँ। मैं धीमे लहजे में कहा और घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब चल पड़ा। डॉक्टर हैरानी से मेरे रवैये की तब्दीली पर गौर करती रह गई।
मैं सदीकी और मिर्जा के कमरे में पहुंचा तो उन्हें खुश कपियों में मसरूफ पाया। इन दोनों ने नहायत खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया। हम तीनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने डॉक्टर सनम के माजी के मुतालिक इन्हें कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। इन्हें वहीं छोड़कर मैं एक बार फिर बाहर निकल आया। मैंने देखा कि डॉक्टर सनम किचन में मसरूफ है। मेरे चेहरे पर संजीदगी देखकर वो भी संजीदा रही। आपकी मरीजा का क्या हाल है डॉक्टर साहिबा? मैंने धीमे लहजे में सवाल किया। इससे कुछ देर के लिए होश आया था, लेकिन अभी वो शदीद शाक में है। मैंने नींद की दवा देकर उसे दोबारा सुला दिया है। अब वो शाम को बेदार होगी। डॉक्टर साहिबा, आपको यकीन है कि उसे जानबूझकर जहर दिया गया? मैंने पूछा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। यह मखसूस किस्म का जहर है जो मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हादसाती तौर पर इस्तेमाल करने का बहुत कम इम्कान होता है। आपका क्या ख्याल है, इसे यह जहर किसने दिया होगा? फिलहाल तो किसी किस्म की क्या असर आई करना आसान नहीं है। ये शाम तक होश में आ जाएगी, फिर मैं इससे दरियाफ्त करने की कोशिश करूंगी कि इस पर क्या गुजरी है। आपका क्या ख्याल है, वो ये सब आसानी से बता देगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इससे सब कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाऊंगी, डॉक्टर सनम ने पुरएतमाद लहजे में कहा। दोपहर का खाना हम लोगों ने इकट्ठे खाया। खाने के दौरान में हमारी गुफ्तगू का मौजू वही लड़की रही। मैं हूँ हाँ करके इन लोगों का साथ देता रहा, लेकिन इस दौरान में मेरे जहन में बिल्कुल ही मुख्तलिफ ख्यालात का हजूम रहा। मैं मीनू उस्ताद के सिलसिले में शदीद इज़्तिराब में मुब्तला था। खुदा जाने वो बलूचिस्तान पहुंच भी सका या नहीं। इसने अभी तक हमसे राब्ता कायम नहीं किया था। इसका मतलब यही हो सकता था कि फिलहाल इसके पास हमारे लिए कोई अहम इतला नहीं है। दूसरी तरफ वो शख्स सरदार रबनवाज इस्लामाबाद में ऐश कर रहा था। इससे कुछ उम्मीद बनी थी कि वो सरदार शाह मुराद के खिलाफ हमारी मदद करेगा, लेकिन वो भी किसी नामालूम काम से इस्लामाबाद जा बैठा। अब देखो कब इसकी वापसी होती है। इधर कस्बा वडोर में साईं डोडा शाह की दरगाह में फकीर बाबा बड़ी बेचैनी से मेरा मुंतजिर होगा। कहीं वो मेरी तरह से मायूस होकर इधर उधर निकल ना जाए। मुझे एक बार फिर शदीद तरीन इज़्तिराब का एहसास होने लगा। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से तो शायद हम सारी जिंदगी कोई ढंग का काम नहीं कर सकते थे। सरदार शाह मुराद ने हमें ख़त्म करवाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहा, लेकिन उसने अपना असल मकसद हासिल कर लिया। यानी हम लोग इस तरह से फंसे हुए हैं कि कोशिश के बावजूद इसका बाल भी पीका नहीं कर सके। दूसरी तरफ उसके कारिंदे शिकारी कुत्तों के मानिंद मुसलसल हमारी बू सूंघते फिर रहे थे। वो किसी भी वक्त हमें तलाश करने में कामयाब हो जाते। इसके बाद सरदार शाह मुराद नहायत सफाई से हमारी जिंदगी की कहानी का आखिरी बाब रकम कर देता। हमारी दास्तान बिना होगी दास्तानों में। शाम ढले डॉक्टर सनम ने मुझे अपने मुआयने के कमरे में बुला लिया। इसने बताया कि इसकी मरीजा होश में आने वाली है। मैं नीम दिली के आलम में इसके होश में आने का इंतजार करता रहा। बिलाखिर उसके जिस्म में हरकत हुई और उसने कराहते हुए करवट बदली। मैंने देखा कि उसके चेहरे की जर्द रंगत में हल्की सी सुर्खी खुलने लगी है। इसकी सांसें भी बिल्कुल हमवार महसूस हुई। डॉक्टर सनम ने इसे बेदार करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। वो थोड़ी देर तक खाली खाली नजरों से कमरे की सपाट छत को घूरती रही, पर उसकी आंखों में होशो हवास की चमक नुमाया होने लगी। कमरे में हमारी मौजूदगी का एहसास होते ही वो चौंक पड़ी। उसने वहशत ज़दा सी नजरों से हमें देखा। इसे डॉक्टर सनम को पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी। मैं उसने अजीब सी बेयकीनी के आलम में कुछ पूछना चाहा। मैं जिंदा हूँ? हाँ, तुम जिंदा हो। बस ये समझो कि मौत तुम्हें छू कर गुजर गई है। आपने मुझे क्यों बचा लिया? मर जाने दिया होता मुझे, उसने कहा और बुरी तरह सिसक पड़ी। देखते ही देखते उसकी आंखों से धुआंधार आंसू बहने लगे। उसकी हालत देखकर डॉक्टर सनम बदहवास सी होगी। अरे ये तुम रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। डॉक्टर सनम ने उसके आंसू पूछते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें जहर दिया गया है? मैंने उसे बराह रास्त मुखातिब करके संजीदा लहजे में सवाल किया। मेरा सवाल सुनकर वो सिर पटा सी गई। मैंने गंभीर लहजे में अपना सवाल दोहराया, क्या तुम जानती हो कि तुम जहर की वजह से मरते मरते बची हो? उसकी आंखों से यकलख्त खौफ छलकने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, मैं? हाँ बताओ, तुम्हें किसने जहर दिया था? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी जुबान से एक लफ्ज भी निकल नहीं सका। यकलख्त वो फिर ज़ारो कतार रोने लगी। डॉक्टर सनम ने उसे चुप कराने की कोशिश की और उसमें मसरूफ हो गई। इसने मुझे इशारा किया कि मैं फिलहाल कोई सवाल न करूं। डॉक्टर सनम की कोशिशें रंग लाई। रफ्ता रफ्ता उसके आंसू थमने लगे। इस दौरान में वक्तन फवक्तन खौफजदा नजरों से मुझे देखती रही। डॉक्टर सनम ने उसकी कैफियत भांपते हुए कहा, जुल्फ़िकार साहब, आप कमरे से बाहर चले जाएं, मैं अपनी मरीजा से खुद बात कर लूंगी। कतरे तवक्कुफ के बाद मैं कमरे से बाहर निकल गया। मिर्जा और सदीकी ने मुझसे उस लड़की के बारे में पूछा। मैंने बता दिया कि डॉक्टर उससे सवालों जवाब कर रही है। तकरीबन 15-20 मिनट बाद डॉक्टर सनम भी वहीं आ गई। क्या बताया उसने? मैंने बेताबी से पूछा। मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी पुज़मुर्दगी छा गई। बहुत ही मासूम और भोली भाली लड़की है। खुदा जाने किस बदफितरत शख्स ने उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाकर इसे अपनी नापाक ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाने की कोशिश की है। उसने ये नहीं बताया कि उसे किसने जहर दिया है। मैंने पूछा। बता देगी, सब कुछ बता देगी। बहुत डरपोक और हिसास लड़की है।
मुझे यकीन है कि मैं इससे ये सब कुछ मालूम कर लूंगी, बस इसे ज़रा एतमाद में लेने की ज़रूरत है। मैंने इसे पूछा था कि वो कौन है और उसके वालिदैन कौन है, लेकिन वो कोई जवाब देने पर तैयार नहीं के। उसके पास एक ही रट है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैंने पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि यूं ही उसकी हालत बेहतर हुई मैं उसे जाने की इजाज़त दे दूंगी। उसने बताया तो था कि वो राजनपुर की रहने वाली है। मैंने कहा मुझे शक है कि उसने झूठ बोला था। इसकी गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इसमें झूठ मकरो फरेब से काम लेने की सलाहियत नहीं है। इसे किसी ने यहाँ भेजने से पहले अच्छी तरह सिखाया पढ़ाया था। इस दिन मेरे रूबरू उसने वही कुछ दोहराया जो उसे रटाया गया था। मैं इसे सवालात की जद में लाऊंगी तो ये ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं करेगी, लेकिन हमें बेहद सब्र व तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। यह आपका शोबा है डॉक्टर साहिबा, आप जिस तरह चाहें इसे डील करें। वैसे मुझे भी इस लड़की पर बेहद तरस आ रहा है, मिर्जा ने पुरतासुफ लहजे में कहा। अचानक साथ वाले कमरे से किसी भारी शय के गिरने की आवाज़ सुनाई थी। डॉक्टर सनम और मैं तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़े। हमने देखा कि वो लड़की अपनी मसैरी से कुछ फासले पर ऊंधे मुंह पड़ी हुई है। डॉक्टर सनम तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। नसीम, नसीम, होश में आओ, तुम बिस्तर से क्यों उठी? तुमने आवाज़ देकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? तब मुझे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम नसीम है। इसने डॉक्टर सनम के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे कराती रही। डॉक्टर सनम ने उसे उठाकर इसके बिस्तर पर लिटाना चाहा, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी। इसने इल्तिजा आमेज नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने उस लड़की को डॉक्टर सनम की मदद से इसके बिस्तर पर लिटा दिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बताओ मेरे सख्ती से मना करने के बावजूद तुम बिस्तर से नीचे क्यों उतरी? डॉक्टर सनम ने सरजश आमेज लहजे में सवाल किया। नसीम को जवाब देने के बजाय आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस लेती रही। इसके चेहरे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। मुझे जाना है, पिलाकर उसके लबों से बेहद धीमी आवाज खारिज हुई। डॉक्टर सनम ने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा। तुम्हें जाना कहाँ है? तुम्हें मालूम है तुम मौत का मुंह से वापस आई हो? हाँ मुझे मालूम है। उसके लबों से एक मरतबा फिर सरगोशी नुमा आवाज बरामद हुई। तो फिर यह भी बता दो कि तुम्हें किसने जहर दिया था? डॉक्टर सनम ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए पूछा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर उसने धीमे लहजे में कहा, मैंने खुद ही जहर पी लिया था। तुम झूठ बोलती हो, तुमने खुद ही जहर नहीं पिया। अगर ऐसा होता तो तुम अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास हरगिज़ ना आती। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें किसने जहर दिया था। डॉक्टर सनम का लहजा रफ्ता रफ्ता ताकमाना होता चला गया। मैंने कहा ना कि मैंने खुद। नसीम ने खासे जारियाना अंदाज में अपना फिक्रा शुरू किया था, लेकिन जुमरे के आखिर तक पहुंचते पहुंचते उसकी आवाज़ झंझनाने लगी। यकलक तो वो फूट फूट कर रोने लगी। हम दोनों बड़े तहम्मुल से उसके चुप होने का इंतजार करते रहे। बिलाखिर उसकी सिसकियां कम होती गईं। अच्छा ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? तुम यहाँ से कहाँ जाना चाहती हो? मेरा कोई घर नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं अपना ये गंदगी में लथड़ा चेहरा लेकर कहाँ जाऊंगी? कौन कबूल करेगा मुझे? या खुदा मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे मेरे रब्बुल आलमीन, नसीम ने सिसकते हुए कहा। फिर वो थाड़े मार मार कर रोने लगी। डॉक्टर सनम ने उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और उसका सर थपकने लगी। बस बस अब चुप हो जाओ, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने बर्बाद किया है? तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है? मुझसे कुछ मत छुपाओ। ये मरने वरने की बातें छोड़ो। तुमसे जो गुनाह हो चुका इसके लिए खुदा से मुआफ़ी मांगो। मुझे सब कुछ सच से बताओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगी। डॉक्टर सनम ने शफीक लहजे में कहा। नसीम ने आंसुओं से भीगी आंखें उठाकर डॉक्टर सनम के चेहरे की तरफ देखा। उसके होंठों में जुम्बिश पैदा हुई। इस लम्हे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और बोलते बोलते रुकी। डॉक्टर सनम ने उसका मतलब समझ लिया। गिरफ्तार तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, मैं नसीम से तन्हाई में बात करना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बात मानना पड़ी। मिर्ज़ा और सदीकी वाले कमरे में आ गया। हाँ भाई खैरियत तो है? क्या इतला लाए हो मरीज़ा के बारे में? मिर्ज़ा ने पूछा।